मुझे अरविंद राय सर की वो लाइन आज भी याद है कि मुझे दिक्कत नहीं कि अगर तुम्हारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है, मुझे दिक्कत तब होगी कि मेरी क्लास अटेंड करने के बाद भी तुम्हारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस। चलिए, कास्टिंग में बेसिकली 3-4 टाइप के प्रॉब्लम आते हैं. तो टुडे वी विल डिस्कस दोज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. फर्स्ट इज मोल्ड फिलिंग. पहला तो एक तो श्रिंकेज अलाउंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है. श्रिंकेज अलाउंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है. दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो आता है आपका मोल्ड फिलिंग टाइम से. मोल्ड फिलिंग टाइम. थर्ड, एस्पिरेशन इफेक्ट. And fourth, solidification time. और राइजर डिज़ाइन. तो बेसिकली ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन ही जो है वो कास्टिंग में बनते हैं. तो अभी अपन इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले लेट स्टार्ट विद द मोल्ड फिलिंग टाइम. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आपको. अच्छा, कास्टिंग में मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो मशीनिंग को कास्टिंग कह रहा हूँ, प्रोडक्शन में एक्सेप्ट मशीनिंग, बाकी सब जगह पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट लगता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है. या तो वो थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट होगा या फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट होगा. जैसे कास्टिंग में हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोल्ड फिलिंग टाइम, तो यहाँ पे अपने को फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा. वी विल फाइंड आउट द एस्पिरेशन इफेक्ट, वहाँ पे भी अपना फ्लूइड मैकेनिक्स का ही कॉन्सेप्ट जो है वो यूज में आएगा. चलिए, तो पहले अपन देखते हैं मोल्ड फिलिंग टाइम कैसे निकालेंगे, क्या होगा. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेटिंग सिस्टम. One is known as the top gating. चलिए, इसे हम कहते हैं पोरिंग बेसिन. पोरिंग बेसिन. जो मॉल्टन मेटल होता है पहले उसको हम पोरिंग बेसिन पे कलेक्ट करते हैं और
फिर यूजिंग द स्प्रूज और इनगेट, यहाँ पे हमने स्प्रू यूज़ किया है, ये स्प्रू है, एंड दिस इज द मोल्ड कैविटी. This is mold cavity for the second diagram. This is बेसिन. हाइट ऑफ द बेसिन को मैंने HB ले लिया है और हाइट ऑफ स्प्रू को मैंने HS एज्यूम किया है. मोल्टन मेटल को हम पहले बेसिन में डालेंगे. बेसिन में थ्रू स्प्रू एंड इनगेट्स वो हमारी मोल्ड कैविटी में फिल होगा. चलिए, तो ये डायग्राम में से कौन सा टॉप गेटिंग है और कौन सा बॉटम गेटिंग है? कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. टॉप गेटिंग यानी कि सिंपल सी बात है, मोल्ड मेरा टॉप से फिल हो रहा है. बॉटम गेटिंग यानी कि मोल्ड मेरा बॉटम से फिल हो रहा है. इज दैट क्लियर? चलिए, अब यहां पे हमें कैलकुलेट करना है मोल्ड को फिल करने का टाइम. हियर वी नीड टू कैलकुलेट द मोल्ड फिलिंग टाइम. HB is the height of basin. HB is height of basin. HS is the height of sprue. HT, that is the summation of HB plus HS, is known as total manometric head. Total manometric head, right? AM, the cross-sectional area of mold. HM, height of mold. AG is the area of ingot. इनगेट जिसके थ्रू हम इनगेट या यहाँ पे आप उसको एरिया ऑफ स्प्रू मान सकते हो इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्प्रू के थ्रू ही मैं डायरेक्टली मोल्ड में फिल कर रहा हूँ. तो यहाँ पे एजी जो है वो एरिया ऑफ स्प्रू हो गया. ये तो नॉर्मली क्या होता है, ये स्प्रू होता है, फिर रनर होता है और रनर के थ्रू जो है वो मटेरियल रनर से इनगेट के थ्रू मोल्ड में जाता है. यहाँ पे हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया है जहाँ पे डायरेक्टली स्प्रू से हम मोल्ड को फिल कर रहे हैं. सिंपल एग्जांपल है, बेसिन में कलेक्ट किया मोल्टन मेटल को और फिर ये स्प्रू के थ्रू मोल्ड कैविटी जो है वो फिल हो रही है. करेक्ट है. यहाँ पे आपको इसका एरिया दे दिया है AG, HB और HS आपको दिया हुआ है. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मोल्ड आपको AM दिया हुआ है और हाइट ऑफ द मोल्ड जो है दैट इज इक्वल टू HM. हाइट ऑफ द मोल्ड जो है वो आपको दिया हुआ है HM. Calculate the mold filling time in top gating and bottom gating. Let's calculate the mold filling time in top gating and bottom gating.
यहाँ पे आप एक टर्म और ऐड कर लीजिए, सी डी, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर इनगेट और स्प्रू, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। चलिए बस डायग्राम को देखिए, 2 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये मोल्ड को फिल करने का टाइम आपको कैलकुलेट करना है। यू नीड टू कैलकुलेट द मोल्ड फिलिंग टाइम। देयर इज नो टॉप गेटिंग के लिए आपको निकालना है, करेक्ट है। तो क्या होगा, डिस्चार्ज मल्टीप्लाइड बाय टाइम इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड। एकदम सिंपल सा सवाल है। अभी डिस्चार्ज क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू द एरिया ऑफ गेट मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी एट द गेट इज इक्वल्स टू ए एम इंटू एच एम, करेक्ट है। अभी वीजी मेरे को दिया नहीं है, वीजी मेरे को कैलकुलेट करना है। तो ये यहां पे ये दिस पॉइंट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, करेक्ट है। और दिस पॉइंट इज द बेसिन, तो यहां पे मैं वेलोसिटी को 0 मानूंगा, इस पॉइंट पे मैं वेलोसिटी को 0 मानूंगा, पोटेंशियल को मैं यहां मान लेता हूं, तो पोटेंशियल भी 0 हो गया। तो आई कैन कंसिडर 1 पॉइंट। अच्छा यहां पे भी ये दिस पॉइंट, थोड़ा सा ये जो मोल्ड है इट कैन बी एज्यूम्ड एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मोल्ड अभी एम्प्टी है तो उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मान सकते हैं। तो ये 0.2 मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, 0.2 मैंने कंसिडर किया। इट इज ऑल्सो एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि मोल्ड का के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, करेक्ट है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी एट 0.2? वेलोसिटी एट 0.2 इज इक्वल्स टू रूट ओवर अंडर रूट 2ght। जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो 0.2 पे जाके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, करेक्ट है। तो मेरे को मालूम चल गया वेलोसिटी एट 0.2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2ght। अरे यार क्या नाटक है। चलिए तो टॉप गेटिंग के लिए अपना क्वेश्चन बन गया, टॉप गेटिंग के लिए अपना क्वेश्चन बन गया, सी डी इंटू द एरिया ऑफ गेट इंटू अंडर रूट 2ght into time equal to area of the mold multiplied by the height of mold. So here I got the mold filling time for the top gating, that is AM HM divided by CD AG under root 2G HT. So that is the mold filling time for the top gating. निकल गया ये, कोई दिक्कत कोई समस्या? अभी बॉटम गेटिंग में क्या समस्या आएगी? समस्या कुछ नहीं आएगी, पर बॉटम गेटिंग में मैं अगेन यूज कर रहा हूँ फॉर्मूला डिस्चार्ज इनटू टाइम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड। ठीक है बच्चों, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे। दिक्कत ये है कि यहाँ पे देखो अभी तो मोल्ड मेरा एम्प्टी है, तो यहाँ पे जो मेरे को हेड मिल रहा है वो HT के बराबर मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे मेरा मोल्ड जो है वो फिल होना शुरू होगा। ये हाइट h होगी किसी टाइम पे,
करेक्ट है। अब ये एच जो हेड है ये यहाँ पे बैक प्रेशर क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे जो मेरे को वेलोसिटी मिलेगी टॉप गेटिंग सॉरी बॉटम गेटिंग में, दैट वेलोसिटी v2 विल बिकम अंडर रूट 2g एच टी माइनस एच। क्लियर है? अब देखो जरा इस फॉर्मूले को, अब h जो है क्या टाइम पे डिपेंडेंट है? यस और नो? h टाइम पे डिपेंडेंट ऑब्वियसली यार, जैसे जैसे टाइम t इक्वल टू 0 पे h 0 होगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे h इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉटम गेटिंग में मेरे को जो गेट पे वेलोसिटी मिल रही है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो टाइम के साथ में चेंज हो रही है। क्लियर हुआ? तो अब अगर मैं यहां पे फॉर्मूला यूज करता हूं Q इंटू टी इक्वल टू वी एम, सो Q इज एरिया इंटू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा इक्वेशन को। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा Q इंटू डी टी इक्वल टू डी वी एम। चूंकि डिस्चार्ज मेरे टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, करेक्ट है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा मेरे को, फॉर स्मॉल टाइम डी टी आई कैन एज्यूम दैट द डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, right? So I got CD into AG into root over 2G HT minus H equal to DVM। DVM क्या हो जाएगा? AM into DH। Is that clear? Into T into time सॉरी इंटू डी टी। तो मेरे को अभी टाइम टी निकालना है, तो मेरे को टाइम अभी टी निकालना है, डी टी निकल गया यहाँ से, तो टाइम टी मेरे को निकालना है, तो ए एम डी एच डिवाइडेड बाई सी डी ए जी रूट ओवर 2g एच टी माइनस एच लिमिट। हाँ, यहाँ पे देखो टाइम t इक्वल टू 0 पे h इज इक्वल टू 0 होगा, और फाइनली इट विल गो अप टू द एच एम। तो h की जो वैल्यू है वो 0 से एच एम तक वेरी कर रही है, तो लिमिट मेरे को मिल गया, लिमिट मेरे को मिल गया 0 टू h। लेट्स फाइंड आउट द टाइम। सॉरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही आपको बताया 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मोल्ड फिलिंग टाइम, एस्पिरेशन इफेक्ट और सॉलिडिफिकेशन टाइम। क्या निकला? बॉटम गेटिंग का मोल्ड फिलिंग टाइम आ रहा है एक मिनट, that is AM by CD into AG into 1 upon root over 2G into 2 times root over HT minus root over HT minus HM। आ रहा है ये? टू टाइम्स या इसको
दैट इज द मोल्ड फिलिंग टाइम. That is the mold filling time for top gating. Sorry, mold filling time for the bottom gating. Mold filling time for the, that is the mold filling time for the bottom gating. ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलो अब आ जाओ, ये बताओ मेरे को कि व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टॉप गेटिंग एंड बॉटम गेटिंग. मोल्ड फिलिंग टाइम किसमें ज्यादा लगेगा? क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि टॉप गेटिंग में मेरे को जो मैनोमेट्रिक हेड मिल रहा है वो हमेशा एस टी रह रहा है, लेकिन टॉप गेटिंग में जो मेरे को मैनोमेट्रिक हेड मिल रहा है वो मैक्सिमम एस टी हो रहा है और मिनिमम वो हो रहा है एस टी माइनस एच एम. इज दैट क्लियर? तो बॉटम गेटिंग में मेरे को जो मैनोमेट्रिक हेड मिल रहा है वो टॉप गेटिंग के कंपैरिजन में कम है. हेड कम होगा तो वेलोसिटी अंडर रूट 2 जी एस टी, वेलोसिटी कम होगी तो डिस्चार्ज कम होगा तो मोल्ड फिलिंग टाइम ज्यादा होगा. इज दैट क्लियर? तो अगर अपन बॉटम गेटिंग की बात करते हैं तो बॉटम गेटिंग में मेरे को जो मोल्ड फिलिंग टाइम है वो ज्यादा लग रहा है. करेक्ट है? ये डिसएडवांटेज है कि एडवांटेज है? बॉटम गेटिंग में मोल्ड फिलिंग टाइम हमको ज्यादा लगेगा. इज इट डिसएडवांटेज और एडवांटेज? एक्यूरेसी. ये एक्यूरेसी कहां से आ गया पिक्चर में? सीधी सी बात है यार, मोल्ड फिलिंग टाइम ज्यादा लग रहा है तो डिसएडवांटेज है ना. मेरे को प्रोडक्शन में ज्यादा टाइम लगेगा, ये तो एकदम कॉमन सेंस की बात है. ज्यादा टाइम लग रहा है मोल्ड फिलिंग में तो मेरे को प्रोडक्शन में ज्यादा टाइम लगेगा. करेक्ट है? तो पहला तो ये डिसएडवांटेज हो गया. लेकिन अगर मैं इसको छोड़ भी दूं तो अगर मैं सिर्फ कास्टिंग की क्वालिटी की बात करूं तो टॉप गेटिंग में कास्टिंग डिफेक्ट आने की संभावना है, क्योंकि आपका जो मोल्ड है वो बहुत धीरे धीरे फिल हो रहा है. और जब बहुत धीरे धीरे फिल हो रहा है तो बच्चों ये कंडीशन है कि जब मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूं तभी पता चल रहा है कि ऊपर वाला सरफेस जो है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाए. करेक्ट है? जब तक मोल्ड मेरा कंप्लीटली फिल नहीं हुआ उससे पहले ही सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो सकता है, क्योंकि मोल्ड फिलिंग का टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है मेरे को. इज दैट क्लियर? तो अगर पूरा कंप्लीशन से पहले अगर मेरा कास्टिंग सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा तो दैट विल कॉज द कास्टिंग डिफेक्ट. करेक्ट है? तो यहां पे हमको कास्टिंग डिफेक्ट मिलेगा क्योंकि मोल्ड का फिलिंग का टाइम हमारा ज्यादा लग रहा है. इज दैट क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि टॉप गेटिंग में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा. टॉप गेटिंग में भी आएगा. क्यों आएगा? टॉप गेटिंग में इसलिए आएगा कि ये जो आपका मोल्टन मेटल है ये विद इम्पैक्ट मोल्ड से स्ट्राइक कर रहा है और इसके इम्पैक्ट से जो आपका मोल्ड का सैंड है वो इरोड हो सकता है. तो यहाँ पे भी मेरे को कास्टिंग डिफेक्ट आएगा. कारण क्या है? इम्पैक्ट ऑफ द मोल्टन मेटल विल कॉज द इरोजन ऑफ द मोल्ड कैविटी. करेक्ट है? और यहाँ पे जो डिफेक्ट आएगा वो मेरे को मिल रहा है बिकॉज ऑफ नॉन डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन. डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन क्या होता है बाद में बात करेंगे. मोटा मोटी अपन हिंदी में अभी ये समझ लें कि अगर बॉटम गेटिंग में यूज कर रहा हूं तो पूरा मोल्ड भरने से पहले ही सॉलिडिफिकेशन का काम शुरू हो सकता है, जिसकी वजह से कास्टिंग में डिफेक्ट आ सकता है.
यहाँ पे जब मैं टॉप गेटिंग यूज कर रहा हूं तो मोल्ड फिलिंग टाइम तो मेरा कम हो जा रहा है, लेकिन मोल्टन मेटल इम्पैक्ट के साथ मोल्ड कैविटी को स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ पे मोल्ड कैविटी के इरोजन होने के कारण मेरे को कास्टिंग डिफेक्ट मिलेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो दोनों ही कंडीशन में मेरे को डिफेक्ट मिलेगा, करेक्ट है। यहाँ पे स्लोप रेट ऑफ फिलिंग के कारण और यहाँ पे मिलेगा इम्पैक्ट ऑफ मोल्टन मेटल के कारण। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों डिसएडवांटेज को कई बार हम कम करने के लिए थर्ड टाइप ऑफ गेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं पार्टिंग गेट। पार्टिंग गेट क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे? इज इट द टॉप गेट और बॉटम गेट? ये दोनों काम कर रहा है। अगर H1 वाला पोर्शन देखो, H1 वाला जो पोर्शन है वो टॉप गेटिंग का को रिप्रेजेंट कर रहा है, और H2 वाला जो पोर्शन है वो बॉटम गेटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो यहां पे अगर मेरे को मोल्ड फिलिंग टाइम निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा? H1 के लिए आप एज अ टॉप गेट निकालोगे और H2 के लिए जो है वो आप बॉटम गेट कैलकुलेट कर लोगे। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ में आई है बात? चलिए जी। एस्पिरेशन इफेक्ट दिस इज अ मोल्ड कैविटी। ये जो है हमारी मोल्ड कैविटी है। व्हाट विल बी द प्रेशर इनसाइड द मोल्ड कैविटी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, राइट, वेरी गुड। चलिए, ये बेसिन है, दिस पॉइंट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, तो ये पॉइंट 1 पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। पॉइंट 2 मोल्ड कैविटी में है, तो पॉइंट 2 पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? दैट विल ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि मोल्ड कैविटी में भी तो एटमॉस्फेरिक एयर ही फिल है, करेक्ट है। तो पॉइंट 2 पे जो प्रेशर मिलेगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कोई पार्ट है जहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा? प्रेशर एट पॉइंट 1 इज एटमॉस्फेरिक। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, जल्दी बताओ। प्रेशर एट पॉइंट 2 इज एटमॉस्फेरिक। इज देयर एनी पॉइंट
जहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा या कम होगा? ज़्यादा कहाँ पे होगा? हाँ, स्क्रू में ज़्यादा होगा। क्यों मेरे बच्चे? हाँ, क्या क्या कर रहे हैं? ये सब मत बात किया कर एकदम लेमन टाइप का ना। पहली क्लास में अपन ऐसी बात करते हैं तो चलता है। फ्लूइड मैकेनिक्स अपन पूरा पढ़ लिए हैं। ऊपर से प्रेशर डालेगा, नीचे से धक्का मारेगा, वहां से बाहर निकल जाएगा। अब ये नहीं चलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। प्रेशर कम होगा, सिंपल सी बात है। स्क्रू के हर पॉइंट पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। रीजन, स्क्रू का कोई भी पॉइंट लोगे वहां पे वेलोसिटी आएगी। अभी आप मान लो कि देयर इज नो फ्रिक्शनल लॉसेस, है ना, कोई भी फ्रिक्शन लॉस नहीं है, तो हर पॉइंट पर एनर्जी इक्वल होगी। पहले तो जैसे जैसे आप पॉइंट 2 से ऊपर जाओगे पोटेंशियल हेड बढ़ रहा है। मेरे पास क्या रिलेशन है? P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस पोटेंशियल हेड इक्वल टू 0। तो पहली बात तो अगर आप स्क्रू के अंदर जा रहे हो तो वहां पे वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी होगी तो ऑटोमेटिकली प्रेशर मेरा कम होगा। अगर वेलोसिटी है तो प्रेशर कम होगा। और दूसरी बात, जैसे जैसे आप स्क्रू में ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप स्क्रू में ऊपर जाओगे पोटेंशियल हेड बढ़ेगा। पोटेंशियल हेड बढ़ेगा मतलब प्रेशर जो है वो घटेगा। इज दैट क्लियर? तो मिनिमम प्रेशर जो है वो मेरे को ये पॉइंट पे मिलेगा। यस या नो? देखो ये पॉइंट तो अपना बेसिन के अंदर है, जहां पर मैं वेलोसिटी को नेग्लिजिबल मान सकता हूं। तो यहां पे तो प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं तो यहां पे जो प्रेशर है दैट वुड बी द मिनिमम प्रेशर। यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो पोटेंशियल हेड बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रेशर जो है वो कम होगा। ये पॉइंट पे जो मेरा प्रेशर है वो सबसे कम प्रेशर होगा। करेक्ट? चलिए, तो अभी हम देख रहे हैं कि अगर आप हम लोग स्ट्रेट स्क्रू यूज कर रहे हैं, ये जो स्क्रू हम यूज कर रहे हैं, ऐसा स्क्रू अगर हम यूज करेंगे तो प्रेशर इनसाइड द स्क्रू वुड बी लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। करेक्ट? तो अगर किसी पॉइंट पर इफ द प्रेशर at any point in gating system falls below the atmospheric pressure, it is known as aspiration effect. It is known as aspiration effect. किसी पॉइंट पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए, इसे ही हम कहते हैं एस्पिरेशन इफेक्ट। अब ये बताओ कि इट इज डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। डिजायरेबल तो क्यों, अनडिजायरेबल तो क्यों? एस्पिरेशन इफेक्ट यानी कि किसी पॉइंट पर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाना, इसे हम कहते हैं एस्पिरेशन इफेक्ट। ये डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है? क्या होगा? जल्दी बोलो यार। होगा क्या? प्रेशर अगर मान लो किसी ये पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया तो एटमॉस्फेरिक एयर इस पॉइंट पे आएगी, और यहाँ पे है क्या? मोल्टन मेटल। तो एयर जो है वो मोल्टन मेटल के साथ मिक्स होगी। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? नहीं चाहते हो। तो कुल मिला के मुद्दा ये हुआ कि एस्पिरेशन इफेक्ट जो है वो डिजायरेबल फिनोमिना नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए, क्योंकि वो एयर आके मिक्स होगी तो दैट विल कॉज द कास्टिंग डिफेक्ट। एस्पिरेशन इफेक्ट
is undesirable phenomena that will cause flow of atmospheric air in molten metal। तो मुद्दा यह है कि अनडिजायरेबल है तो इसको हटाना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं इसको हटाने के लिए? अगर मैं ये राइजर को स्ट्रेट की जगह टेपर कर लूँ, कुछ फर्क पड़ेगा? इक्वेशन देखो, क्या होगा? v कम होता जाएगा, तो उससे कहाँ पे v कम होगा? नीचे कम होगा ना। क्या होगा? यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। चलिए, अगर इस प्रकार का टेपर करूँगा तो फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। मेरे को सही तरीके से अगर यूज़ करना है, एस्पिरेशन इफेक्ट को हटाना है, चलिए, टू अवॉइड एस्पिरेशन इफेक्ट sprue is made taper। एस्पिरेशन इफेक्ट को हटाने के लिए बच्चों, एस्पिरेशन इफेक्ट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? स्प्रू को हम टेपर बनाते हैं। देखते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ये पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, करेक्ट है। जैसे जैसे आप इससे ऊपर जाओगे पोटेंशियल हेड बढ़ेगा। अगर आप स्ट्रेट स्प्रू यूज़ करते तो पूरे स्प्रू में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते पोटेंशियल हेड बढ़ता, वेलोसिटी कांस्टेंट थी, प्रेशर कम होता जाता। बात समझ में आ रही है? अगर स्ट्रेट स्प्रू होता तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, चूंकि वेलोसिटी पूरे स्प्रू में कांस्टेंट रहेगी, तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, फिर से अपने पास वही रिलेशन है, पी बाई रो जी प्लस बी स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मैं जैसे जैसे z को बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मैं z को बढ़ा रहा हूं, मैं इस प्रकार से z को बढ़ा रहा हूं ताकि p कांस्टेंट रहे। तो p को कांस्टेंट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? मैं z को बढ़ा रहा हूं तो वेलोसिटी को कम कर दे रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से टेपर स्क्रू यूज करके हम लोग एस्पिरेशन इफेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आई? चलिए, लेट्स फाइंड आउट। ये देखो एच बी दिया हुआ है, हाइट ऑफ बेसिन, एच एस हाइट ऑफ स्क्रू। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ A1 by A2
A1 by A2 to avoid aspiration effect. देखो क्या होगा यहाँ पे, ये पॉइंट पे 0.1 प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा, 0.2 जो है वो भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा, और मेरे को अभी एस्पिरेशन इफेक्ट एलिमिनेट करना है, तो मैं लिमिटिंग कंडीशन पे 0.3 पर भी जो प्रेशर है उसको भी मैं इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही अज्यूम करूंगा, राइट। आई एम अज्यूमिंग द प्रेशर एट 0.3 विल ऑल्सो इक्वल टू atmospheric pressure. So now let's try to find out the ratio of A2 by A3, sorry, A1 by A2. A1 by A2. बड़ा सिंपल सा तो कैलकुलेशन है, एक लाइन का कैलकुलेशन है, ये देखो बाय डिफॉल्ट आई विल अज्यूम दैट देयर इज नो लॉस, करेक्ट है। नो लॉस इट मीन्स द एनर्जी एट 0.3 एंड 0.4 विल बी इक्वल, करेक्ट है। तो अप्लाई कर लो बर्नौली इक्वेशन 0.3 और 2 के बीच में। दिस इज 0.3 इनलेट टू द स्क्रू एंड आउटलेट टू द स्क्रू को मैंने लिया 0.2, तो मेरे को क्या मिलेगा, P3 बाई रो जी प्लस V3 स्क्वायर बाई 2G प्लस इसको मैं डेटम मान लेता हूँ, 0.2 को मैं डेटम मान ले रहा हूँ, क्लियर। तो प्लस HS, इज दैट क्लियर, इक्वल्स टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G, right? Now P3 and P2 would be equal. लिमिटिंग कंडीशन में हम मान रहे हैं कि स्क्रू के हर पॉइंट पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, क्लियर है बच्चों। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिला, V2 स्क्वायर माइनस V3 स्क्वायर बाई 2G इक्वल टू HS। तो I got HS is equals to 1 by 2G V2 स्क्वायर by 2G और 1 माइनस V3 by V2 होल स्क्वायर। ठीक है ना, करेक्ट है। तो V3 बाई V2 यानी कि A2 बाई V3 यानी कि V3 है, A1 है ना, ये A1 है ना, हाँ। तो ये मेरे को मिल गया HS is equals to V2 स्क्वायर बाई 2G इंटू 1 माइनस A2 बाई A3 होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है ये, चलिए। तो क्या मिला मेरे को, HS। अभी V2 क्या है, रूट ओवर अंडर रूट 2G HT, HT इज इक्वल टू HB प्लस HS, टोटल मैनोमेट्रिक हेड, करेक्ट है। तो ये मेरे को मिल गया HT 1 माइनस
A2 by A1 होल स्क्वायर, करेक्ट है बच्चों? तो मेरे को मिला A2 by A1 इक्वल्स टू HS by HT 1 माइनस HS by HT, हाँ ये स्क्वायर है, यही आ रहा है ना, HS by HT, तो ये हो गया HT माइनस HS डिवाइडेड बाई HT, एंड HT माइनस HS इज HB, तो दैट इज HB बाई HT. क्लियर है ये? Any doubt, any difficulty to anybody? So here I got A2 by A1. अरे यार मैं डेजिग्नेशन में दिक्कत क्या लिए थे अपन इसको, ये 1 था, ये 2 था, A2 by, चलो जो भी है मतलब समझ जाना है यार, दैट इज रूट ओवर HB बाई HT. अभी सिंपल है कि जो एरिया इनलेट का होगा, इनलेट पे एरिया ज़्यादा है, आउटलेट पे एरिया कम है. क्लियर है? तो A2, यार इसको चेंज ही कर लो, ये मैं इसको ले लेता हूँ पॉइंट, दिस इज 0.1 एंड दिस इज 0.2, A1 बाई A2. तो इनलेट पे मेरे को मालूम A2 by A1, where A2 is area at the outlet, A2 जो है वो एरिया एट द आउटलेट है, और A1 जो है दैट इज एरिया एट इनलेट. दैट इज एरिया एट इनलेट. क्लियर है बच्चों? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? चलिए फिर फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लो. A 200 mm long down sprue has an area of 650 mm square, 650 mm square, where the pouring basin meets the down sprue a constant head of molten metal is maintained by pouring basin the molten metal flow rate is molten metal flow rate is 6.5
into 10 to the power 5 mm cube per second considering the end of down screw to be open to atmosphere determine the area of down screw in mm square at its end ठीक है। इसको सॉल्व करिए दो क्वेश्चंस को। चलिए बन गया। क्या आया क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर? कितना बोल रहा हूँ? 290.7। ठीक है, आ रहा है क्या भाई? हो गया सबका? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ ना बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 2, TB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स TA। क्वेश्चन नंबर क्या था? 21। ठीक है, हो गया।